अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है वेपोरेटिंग स्टील्स। प्रीवियस टॉपिक्स में आप बड़ी डिटेल से वेपोरेशन को स्टडी कर चुके हैं और मैंने बहुत आपको डिस्क्राइब किया है वेपोरेशन के बारे में। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो वेपोरेटिंग स्टील्स है। वेपोरेशन का आपको बताया था कि वो ऑपरेटर्स जो वेपोरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको आप वेपोरेटर्स कहते हैं। तो वेपोरेटर्स दो तरह के थे लार्ज स्केल पे जो आप यूज़ करते हैं, वेपोरेटिंग पैन्स एंड वेपोरेटिंग स्टील्स। तो आज हमने वेपोरेटिंग स्टील्स पढ़ना है। वाइट बोर्ड पे आपको वेपोरेटिंग स्टील्स का ऑपरेटर्स शो किया गया है। हम इसकी वर्किंग, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ वेपोरेशन प्रोसेस और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेपोरेटिंग स्टील्स हैं क्या? वेपोरेटिंग स्टील्स जो हैं, दीज आर क्वाइट सिमिलर टू द वेपोरेटिंग पैन्स। They consist of a vessel made up of copper condenser so that the solvent is condensed and collected in a receiver. तो ये आप इसकी ऑपरेटर्स देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे। ऑपरेटर्स में आपको एक वैसल दिखाई गई है, वैसल के साथ वैसल्स में लिक्विड दिखाया गया है। ये लिक्विड आप पॉइंट ए से एंटर करेंगे, पॉइंट ए से ये लिक्विड पॉइंट बी और पॉइंट बी से होता हुआ पॉइंट सी से एंटर होके आपके पास इस वैसल में आके कलेक्ट होगा। ये जो वैसल है इसके अंदर, ये वैसल स्टीम जैकेटेड है। इनके स्टीम यूज़ होगी एज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीट एंड आफ्टर, आपको पता है जब हीट देंगे तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा उसके वेपर्स में। ये वेपर्स यहाँ से होते हुए आपके पास इस वैसल में आएंगे। इस वैसल में आपको कंडेंसर शो किया गया है। कंडेंसर, आपको पता है कि लिक्विड के वेपर्स थे, वेपर्स जैसे कंडेंसर में आएंगे तो कंडेंसेशन के बाद आपको पता है कि किसी लिक्विड के वेपर्स, क्योंकि इधर कूलिंग इफेक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, तो आफ्टर कूलिंग कंडेंसर में कोई चीज़ दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह ये लिक्विड जो है मटेरियल कंडेंसर से गुजरने के बाद आपके पास इधर रिसीवर में आके कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग थी वेपोरेटिंग स्टील्स की, या डायरेक्ट वेपर्स भी पॉइंट डी से जो है आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सारी वर्किंग वेपोरेटिंग स्टील की थी। ठीक है, वेपोरेटिंग स्टील जो है, इसके अगर एडवांटेजेस की तरफ आएँ तो ये जो मेथड है इसका सबसे पहला आपके पास एडवांटेजेस ये है कि इट इज़ सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करना, ये ऑपरेटर्स क्योंकि सिंपल से ऑपरेटर्स है तो इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही इजी है। ठीक है, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, नंबर वन एडवांटेजेस। नंबर टू, इजी टू क्लीन। इस ऑपरेटर्स को क्लीन करना, इसको यूज़ करना आसान है क्योंकि सिंपल सी वर्किंग है। इसमें लिक्विड को इनपुट करना, फिर लिक्विड को वो निकालना रिसीवर में, वो बहुत आसान है। नंबर थ्री, इसका जो एडवांटेज है वो ये कि एक्वस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी इवेपोरेटेड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेपोरेटिंग पैन में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इवेपोरेट नहीं हो सकते, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये ऑपरेटर्स बनाया गया है। इसमें आप एक्वस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हो वेपोरेशन के प्रोसेस के लिए। तो ये तीन एडवांटेजेस इसके थे कि इट इज़ ईजी टू क्लीन, ईजी टू कंस्ट्रक्ट, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड एक्वस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन बी इवेपोरेटेड। ये तीन इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर आएँ तो आपको बताया था कि वेपोरेटिंग पैन का भी ये डिसएडवांटेज है क्योंकि the product is heated all the time which may lead to the deterioration and decomposition of product। तो इसका पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि प्रोडक्ट जो है वो क्योंकि बहुत टाइम तक हीट होता है, हीटिंग टाइम बहुत है, हीटिंग का एक्सपोजर बहुत होता है हीट का, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की डिटोरेशन या डिकम्पोजिशन जो है वो इसमें हो सकती है। जब आप प्रोडक्ट को वेपोरेटिंग स्टील्स में रख रहे होंगे तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट
इसका नंबर 1 डिसएडवांटेज है। नंबर 2, आपने पढ़ा था कि वेपोरेटिंग पैंस आपको हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जबकि यहाँ जो हीटिंग सरफेस है या सरफेस एरिया ऑफ हीटिंग है वो क्योंकि लिमिटिंग है, तंग सी वैसल है, इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है इसमें हीटिंग सरफेस बहुत लिमिटेड हो जाती है। और आपको पता है कि आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन में पढ़ा था कि सरफेस एरिया जो है अगर ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होना है। तो जब हीटिंग सरफेस लिमिटेड हो जाती है तो उससे ये नुकसान होगा कि आपका सरफेस एरिया कम होने की वजह से वेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो लिमिटेड हो जाना है, डिक्रीज़ हो जाना है। ठीक है। नंबर 3, क्योंकि ये प्रोसेस इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स की प्रिपरेशन के लिए, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन के लिए, तो अगर ये प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि स्मॉल बैचेस ऑफ लिक्विड कैन बी एवेपोरेटेड, मीन कि आप इतने लार्ज वॉल्यूम्स में, लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है लिक्विड्स को इस प्रोसेस से एवेपोरेट नहीं कर सकते, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ओनली स्मॉल वॉल्यूम्स और स्मॉल बैचेस ऑफ लिक्विड यू कैन एवेपोरेट बाय दिस प्रोसेस। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि इससे क्या होगा कि बहुत कम वॉल्यूम में, बहुत कम लिक्विड्स पे के बैचेस को आप एवेपोरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आपने वेपोरेटर्स के स्टडी करने के बाद आपको जनरल एप्लीकेशन दी गई हैं वेपोरेशन प्रोसेस की। अभी तक तो जो हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते आ रहे हैं वो वेपोरेटर्स यानी उन इंस्ट्रूमेंट्स के हैं जिनमें वेपोरेशन हम करते हैं। अब जो है आपके एप्लीकेशंस में आप उन जनरल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एवेपोरेशन की कि कहाँ प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है और ये किस तरह आपके लिए एडवांटेजियस है। तो नंबर 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसका सबसे बड़ा जो आप कहें कि एडवांटेज है या अप्लाई हो रहा है वेपोरेशन आपकी डेली लाइफ में, वो आपके फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ ड्रग्स, मुख्तलिफ मेडिसिन्स, मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसेस यूज़ होता है। नंबर 1 इसका ये एप्लीकेशन है। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट एंड सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट। इस मेथड की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड एक्सट्रैक्ट, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। आपको पता है को एवेपोरेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं और बखूबी ये चीज़ आपको कई दफ़ा फार्मास्यूटिक्स पढ़ाते वक्त मैंने हाईलाइट किया है कि आपको मुख्तलिफ मेडिसिन्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट की एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, जिसके बाद आप मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म बनाते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में चाहे एक्सट्रैक्ट लिक्विड हो या सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ये प्रोसेस एवेपोरेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो दूसरा इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको क्लियर होगी। नंबर 3 जो इसकी एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम। इस प्रोसेस का तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इस प्रोसेस को आप ब्लड, प्लाज्मा और सीरम वगैरह को मुर्तकिस करने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उनको गाढ़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है मुख्तलिफ लैब टेस्ट, लेबॉर्ट्रीज में आप मुख्तलिफ डिज़ीज़ की डायग्नोसिस और एनालिसिस के लिए प्लाज्मा यूज़ करते हैं। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है आपके ब्लड का, और सीरम जो एंटीबॉडीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो एंटीबॉडीज़ के सॉल्यूशन या ब्लड प्लाज्मा वगैरह को जहाँ आपने कंसंट्रेट करना है, जो कि आपके लिए मीन के डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी स्टडी हो सकती है, आपके पैथोलॉजी या लैब स्टडीज़ हो सकती है, या आपकी रिसर्च स्टडी हो सकती है, तो उसमें आप एवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। एंड नंबर 4 एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एवेपोरेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड in the manufacturing of enzymes, hormones and antibiotics. Enzymes are the biological catalyst of your body, and you know that enzymes are used in many metabolic process as well as many body functions. तो आप लोगों को पता है कि इंजाइम्स क्योंकि आपके मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस में इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। आपकी बॉडी की डाइजेशन है,
मुख्तलिफ प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, ब्रेक डाउन हो रही है फूड की, उसमें इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो इंजाइम्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो आप इंडस्ट्री में करते हो या हार्मोन्स करते हो, हार्मोन्स जो है आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं मुख्तलिफ जो ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और दूसरे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को सेक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स, इंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स, ऐसी ड्रग्स जो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हो, ये सारी मेडिसिन्स आप मैन्युफैक्चर करते हो इंडस्ट्री में, तो उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वाइडली यूज़ हो रहा है आपके दोनों स्केल पे, स्मॉल स्केल पे भी, लार्ज स्केल पे भी, एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है आपको एवेपोरेशन के प्रोसेस को बखूबी और अच्छी तरीके से पढ़ाने की। आप तमाम स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करें। एवेपोरेशन में मैं रिव्यू दे देती हूँ कि एवेपोरेशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपने डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड एवेपोरेशन, एंड फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन एंड एवेपोरेटर्स प्रिपेयर करने हैं। एवेपोरेटर्स में आपको 2 पढ़ाए हैं, 2 लेक्चर में बताया है। एवेपोरेटिंग पैंस था, वो आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, और आज आप एवेपोरेटिंग स्टील्स पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ एवेपोरेशन, ये सब जो आपने पढ़ा ये सब एवेपोरेशन के बारे में था। इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, तैयार करें पेपर के लिए भी, कंसेप्चुअल भी। और किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिज़िकल क्लासेस में इसको पूछ सकता है।